नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्ता एंड गुप्ता का डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिप्सम इज़ ए। तो जिप्सम होती है केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। तो सैंडस्टोन होता है वो क्वार्टजाइट में बदलता है, लाइमस्टोन मार्बल में, और सेल स्लेट में। तो आपको तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटामॉर्फिक रॉक। तो अभी मैंने बताया था जो स्लेट है वो मेटामॉर्फिक है और क्वार्टजाइट भी मेटामॉर्फिक है, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट इज़ ए। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक भी होता है लेकिन सिलिशियस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल। तो इसमें क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्टजाइट होता है वो तो रॉक होती है, लेकिन क्वार्ट्ज जो होता है वो मिनरल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्लेट इज फॉर्म बाय द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ। जो सेल से स्लेट बनता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट से जेनेसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सैंडस्टोन इज ए। जो सैंडस्टोन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट्री रॉक में आता है, बायोलॉजिकल में एक्वस रॉक में आता है, और केमिकल क्लासिफिकेशन में सिलिशियस रॉक में आता है। तो तीनों इसमें करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। तो क्वार्ट्ज एंड माइका ये होते हैं मिनरल, और जो जिप्सम है ये होती है रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्टेड करेक्ट स्टेटमेंट। ये कुछ रॉक एंड मिनरल दे रखे हैं, उनके हिसाब से अब उनको कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। क्वार्टजाइट है, सेल है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, जिप्सम माइका। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, बेसाल्ट एंड मार्बल इज ए ओनली मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें ये गलत है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक में सेल भी आता है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो सेडिमेंट्री रॉक। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट इज ए ओनली इग्नियस रॉक। ये भी गलत है। लास्ट का जो है क्वार्टजाइट एंड माइका, मैंने अभी बताया था आपको, दोनों मिनरल हैं, तो ये इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए हैवी स्टोन इज सूटेबल फॉर। जो हैवी स्टोन है वो रिटेनिंग वॉल के लिए यूज़ में लिया जाता है, और जो रूवल मशीनरी में हार्ड स्टोन यूज़ में लिया जाता है, और इसमें हैवी। तो दोनों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, द स्टोन सूटेबल फॉर रूवल मशीनरी। जो रूवल मशीनरी में हार्ड स्टोन यूज़ में लिया जाता है, हैवी स्टोन है ये रिटेनिंग वॉल में लिया जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्वार्टजाइट जो होता है ये सबसे ज़्यादा वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन।
इसमें 5% है। ये कई बार ये पूछ लेता है कॉज ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन के लिए 10% होता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं रिजेक्शन के लिए, और इतना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। जो कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन होता है इसमें सबसे ज़्यादा फायर रजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क के काम में आता है, और ग्रेनाइट किचन और सीढ़ियों में इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंपर इज़ ए टूल यूज फॉर। जो जंपर है वो क्वेरिंग ऑफ स्टोन को निकालने के काम में आता है, और जो चीसल है जो ड्रेसिंग के काम में आती है। अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द स्टोन यूज इन डॉक एंड हार्बर बोट्स इज। इसमें दोस्तों वेट टेस्ट सही है। उसके बाद में आपको बता दें हार्डनेस टेस्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है टाग की 1, सबसे ज़्यादा होती है डायमंड की, वो होती है 10, और जिप्सम की भी पूछ लेता है कई बार, तो वो होती है 2 हार्डनेस नंबर। और टफनेस की बात कर लेते हैं इसमें, तो टफनेस अगर 13 से कम है तो उसको यूज़ नहीं करते, नॉट यूज्ड। अगर 13 से 19 है तो मीडियम टफ होता है, और अगर 19 से ज़्यादा है तो वेरी टफ होता है। तो आपको तीनों ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट। जो इसमें मिनरल होता है क्वार्ट्जाइट, इसके कारण इसमें स्ट्रेंथ आती है ग्रेनाइट में, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज। जो ग्रेनाइट होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही है इसमें, इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड, ये नहीं होगा, फायर प्रूफ नहीं होता है, तो इसमें सबसे सूटेबल आंसर यही है, इट इज़ कॉस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर एंड अब्यूटमेंट ऑफ द रेलवे ब्रिज। इसमें ग्रेनाइट आएगा, क्योंकि पियर बनाने के लिए ग्रेनाइट ही यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द preparation of the surface of stone to obtain plane edge or obtain stone of required size and shape is known as। तो ड्रेसिंग जो होती है उसमें हम किसी भी स्टोन को उसकी प्रॉपर साइज और शेप में ले आते हैं, उसी को ड्रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ये जंपर से करते हैं, आपको हमने बताया था, और ब्लास्टिंग प्रोसेस से स्टोन की क्वेरिंग खुदाई की जाती है, और सीजनिंग ऑफ स्टोन 5% मैंने बताया था, सीजनिंग 5% वाटर एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे प्लीज़। तो पहला क्वेश्चन है क्रोसिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन।
जो गुड बिल्डिंग स्टोन की जो क्रूशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। जो ज़्यादातर बिल्डिंग स्टोन होती है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 2.5 से 3 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पालिंग हैमर इज़ यूज फॉर। जो स्पालिंग हैमर है वो रॉ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, जो ज़्यादा हार्ड स्टोन होते हैं उनमें रॉली ड्रेसिंग होती है, उसमें स्पालिंग हैमर यूज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस कट सो इज़ यूज फॉर। तो जो क्रॉस कट सो है वो कहाँ पे यूज़ में आती है ये बताना है। तो कटिंग हार्ड स्टोन, हार्ड स्टोन को काटना हो तो क्रॉस कट सो यूज लेते हैं, और सॉफ्ट स्टोन को नॉर्मल सो से काट सकते हैं। और जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन है ये जंपर से करते हैं, आपको मैंने बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सैप वुड कंसिस्ट ऑफ। जो सैप वुड है वो कहाँ पे होती है, अपना जो तना होता है। इसको याद करने का एक ट्रिक याद कर रखी है मैंने है pH स्केल। तो इसमें सबसे अंदर होता है पिथ, उसके बाहर होता है हर्टवुड, उसके बाद होती है सैपवुड, और उसके बाद में होती है कैम्बियम लेयर। तो ये पूछ रहा है सैपवुड, सैपवुड के बारे में पूछ रहा है। तो ये पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जो होता है वही सैपवुड होती है। अब इसमें पहला जो ऑप्शन है ये देख लेते हैं, इनर मोस्ट एनुअल रिंग अराउंड द पिथ। पिथ के अराउंड में जो ये होती हैं रिंग्स, ये हार्टवुड मैंने बताया था आपको, इसमें आ जाएगा हार्टवुड। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है थिन लेयर ब्लो द बार्क, ये हो जाएगा कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर होती है। लास्ट ऑप्शन है थिन फाइबर विच एक्सटेंड फ्रॉम द पिथ टू आउटवर्ड। यहाँ से पिथ है, पिथ से आउटवर्ड आ रहे हैं। होल्ड्स द एनुअल रिंग, जो एनुअल रिंग्स हैं, ये एनुअल रिंग्स हैं, इनको होल्ड करके रखती हैं ये होती हैं मेडुलरी रे। और जो ये होती हैं सर्कुलर एनुअल रिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एनुअल रिंग से हम एज निकालते हैं ट्री की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल रिंग वाला, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री यील्ड्स हार्डवुड। इसमें से हार्डवुड कौन सा है ये बताना है आपको। तो जो शीशम होती है ये हार्डवुड में आती है, और तीनों ऑप्शन ये सॉफ्टवुड के हैं। तो सॉफ्टवुड भी याद रखनी है, हार्डवुड भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टूवर्ड द पिथ। ऐसे है, यहाँ आउटसाइड में ज़्यादा वाइडर है और इनसाइड में नैरो है। तो ये कहलाते हैं अपने स्टार शेक।
और अगर सेंटर में वाइडर है और आउटसाइड में नैरो है तो ये कहलाते हैं अपने हार्टवुड हार्ट शेक। ये डिफेक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। और अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ट्री यील्ड सॉफ्टवुड। इनमें से सॉफ्टवुड के एग्जांपल बताने हैं। तो चीर और देवदार होती हैं, ये सॉफ्टवुड के एग्जांपल हैं। शीशम हार्डवुड होती है। चीड़ सॉफ्ट है लेकिन साल जो होती है वो हार्डवुड होती है, साल हार्डवुड होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सूटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड के लिए मुलबेरी यूज़ में लेते हैं। और जो देवदार है ये हार्डवुड है, देवदार है सॉफ्टवुड सॉरी, और जो साल है ये हार्डवुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शीशम इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव वुड वर्क। बिल्कुल करेक्ट है। शीशम कैन बी पॉलिश टू एन एक्सीलेंट फिनिश। तो इसमें बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द डिजीज़ ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज़ कॉज्ड बाई। जो ड्राई रॉट होती है वो फंगल अटैक के कारण होती है, फंगल अटैक। तो लेक ऑफ वेंटिलेशन इसका सही आंसर है। अगर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस। जो अल्टरनेट वेट और ड्राई कंडीशन के कारण वेट ड्रॉट की प्रॉब्लम आती है। और अगर कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, एयर एब्सेंस रहेगी, नो फंगल ग्रोथ। इसमें ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ। जो प्लाईवुड होती है इसमें वीनर्स की लेयर होती हैं और जो वीनर्स की मिनिमम थिकनेस होती है वो 0.4 टू 0.6 mm होती है और मैक्सिमम जो होती है 1 mm से ज़्यादा। तो ये भी आपको याद रखना है कि वीनर से मिला के प्लाईवुड बनती है। तो इसका आंसर होगा सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज़ मैक्सिमम। जो स्ट्रेंथ होती है टिम्बर में पैरेलल टू ग्रेन मैक्सिमम होती है और जो परपेंडिकुलर टू ग्रेन है उससे कम से कम 2 to 4 टाइम ज़्यादा होती है पैरेलल टू ग्रेन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर। इसमें 10 से 12% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज़ नोन एज। कोई भी ट्री है उसकी ब्रांचेज काट दें तो जो पोर्शन बचता है वो लॉग कहलाता है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिंग।
जो कैम्बियम लेयर होती हैं वो तो 4 ऑप्शन को देखते हैं। कैम्बियम लेयर होती हैं सैपवुड के बाद में आती हैं कैम्बियम लेयर। एनुअल रिंग्स होती हैं, ये सर्कुलर होती हैं। इन्हीं से एज निकाल सकते हैं हम किसी भी ट्री की। और मेडुलरी रे होती हैं जो एनुअल रिंग के परपेंडिकुलर होती हैं। और जो हार्टवुड होती है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला पीएच स्केल। तो सबसे पहले आता है पिथ, उसके बाद में हार्टवुड, उसके बाद में सैपवुड, उसके बाद में कैम्बियम लेयर। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड इज़ मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर ऑफ वुड in such a way that the angle between the grain of any layer to grain of adjacent layer। तो इसमें परपेंडिकुलर लेते हैं लेयर्स को, इस कारण इसमें स्ट्रेंथ सेम होती है हर जगह पे, तो इसमें आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाईवुड, जो प्लाईवुड होती है वो बीनर्स से बनती है। और इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लो द ऑर्डिनरी वुड। जो ऑर्डिनरी वुड होती है उससे ज़्यादा ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है प्लाईवुड का, इसलिए इसको हम फर्नीचर वगैरह में यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचीव इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज़। इसमें 15% आता है एयर ड्राइंग से करते हैं तो, और नॉर्मली करते हैं तो 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एवरेज लाइफ ऑफ। जो फर्स्ट क्लास होती हैं वो 10 साल से ज़्यादा होती है इनकी एवरेज लाइफ, और सेकंड क्लास जो होती हैं उनकी 5 से 10 साल होती है, और जो थर्ड क्लास होती हैं उनकी 1 से 5 साल होती है। तो आपको तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। अगर आपको हमारे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। 41, द फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रेक है तो 20 आंसर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर 20 नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोल्ड वाटर दे रखा है, तो इसमें 15 जो करेक्ट आंसर होगा। अगर डायरेक्ट फर्स्ट क्लास के लिए पूछ लेता, फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो उसके लिए 20 होता, और सेकंड क्लास के लिए 22 और थर्ड क्लास के लिए 25। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें गुप्ता में इसका आंसर गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्रूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए क्रूसिंग स्ट्रेंथ होती है 10.5 न्यूटन पर mm²। कई बार इसको ऐसे ऑप्शन दे देता है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है। और सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 7.0 न्यूटन पर mm² होता है, और थर्ड क्लास के लिए 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। जो एल्यूमिना है ये ब्रिक अर्थ में डिज़ायर शेप और प्लास्टिसिटी देता है, जिससे अपन किसी भी ब्रिक की डिज़ायर शेप में चेंज कर सकते हैं उसको। और जो अगला ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, टू मेक द ब्रिक ड्यूरेबल और टू प्रिवेंट श्रिंकेज। ये दोनों
सिलिका के कारण होते हैं। तो आपको तीनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन। जो एल्यूमिना होता है वो 20 से 30% होता है और जो सिलिका होता है वो 50 से 60% होता है और ये दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ब्रिक में। तो ये भी पूछ लेता है कि मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक ब्रिक। इसमें अगर एक्सेस में एल्यूमिना लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो ब्रिक में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे एंड बार ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राई करेंगे तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, बार हो जाएगी। तो ये याद रखना है। और जो सी ऑप्शन है लूज कोहेजन, ये एक्सेस ऑफ सिलिका लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है ब्रिक में। तो आगे 46 क्वेश्चन देखते हैं द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक इज़। जो नॉमिनल साइज होती है मॉड्यूलर ब्रिक की ये होती है 190 mm इंटू 190 इंटू 9। इसमें आंसर ये गलत दे रखा है, ये 190 और 90 होता है, या फिर 90 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। और विद मोटार पूछ लेता है तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में लेते हैं। कभी कभार इंच में भी पूछ लेता है तो इंच में भी आपको याद रखना है 7.48 इंच इंटू 3.54 इंटू 3.54 ये होता है इंच में। तो आपको तीनों याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नॉमिनल साइज और ये विद मोटार है और ये इंचज में है। तो तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। और एक और बताता चलूँ आपको, ट्रेडिशनल ब्रिक जो होती हैं उनकी साइज़ भी पूछ लेता है। तो 23 इंटू 11 इंटू 7.4 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। सिलिका होती है ये 50 से 60% लेते हैं गुड ब्रिक अर्थ में, और जो एल्यूमिना है वो 20 से 30% लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं दोनों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्सिस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन। अगर सिलिका ज़्यादा ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसमें है लॉस ऑफ कोहेजन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंड ब्रिटलनेस की प्रॉब्लम आती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ एनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। इसका आंसर होगा सिलिका। और जो शेप और स्ट्रेंथ सिलिका देता है एंड स्ट्रेंथ, जो एल्यूमिना है ये प्लास्टिक सीटी देता है, और जो आयरन है आयरन कलर देता है ग्रे कलर, और मैग्नीशिया है ये साउंडनेस प्लस येलो टिंट कलर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट रेस्पेक्टिवली ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ। तो इसमें जो सिलिका होता है वो स्ट्रेंथ वगैरह देता है, तो ये यूज़फुल हो गया, और एल्कलाइज ये हार्मफुल होता है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे। आपको सब्सक्राइब 51वां है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज़ नोन एज। तो हम क्ले और वाटर और अदर इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं पग मील में, उसे बोलते हैं नेडिंग प्रोसेस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ क्लैंप कंपेयर टू क्लन। तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, बी ऑप्शन आएगा। It gives more output of फर्स्ट क्लास ब्रिक, जो कि गलत है। और इट टेक लेस टाइम फॉर बर्निंग, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है इसमें, इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट। जो क्लैंप होता है वो उसमें लेस इनिशियल कॉस्ट लगती है कंपेयर टू क्लन। तो इसमें ये आंसर सही है। और लास्ट ऑप्शन है वो है सूटेबल व्हेन ब्रिक आर रिक्वायर्ड लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर क्लैंप में नहीं बल्कि क्लन में बनती हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज इन ब्रिक प्रिपरेशन इज। तो इसमें होगा ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, द ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फुल्ली बर्न ब्रिक। जो फुल्ली बर्न ब्रिक होती है उससे ज़्यादा होता है मोल्ड का साइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पग मील इज़ यूज फॉर। जो पग मील होती है उसमें इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है और प्रिपरेशन ऑफ क्ले को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। बर्निंग वगैरह ये क्लन वगैरह में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। लाइनिंग ऑफ फर्नेस का मतलब है हाई टेम्परेचर जहाँ पर है, टेम्परेचर वहाँ पे कौन सी ब्रिक यूज़ करते हैं। तो इसमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज़ करते हैं। अगर और ऑप्शन की बात कर लें तो ओवर बर्न ब्रिक जो होती हैं उनको जामा ब्रिक बोलते हैं, जामा ब्रिक। और इनका यूज़ किया जाता है बेसाल्ट वगैरह बनाने में। और बी ऑप्शन है अंडर बर्न ब्रिक्स। ये होती हैं पीला ब्रिक्स जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उनको बनाने में काम में ली जाती हैं। और जो एक और बात, रेफ्रैक्टिव ब्रिक्स होती हैं हाई टेम्परेचर जहाँ पे किलन वगैरह भट्टी वगैरह हैं वहाँ पे यूज़ लिए जाते हैं। इनका एक पूछ लेता है कि इनमें वाटर कंटेंट कितना एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। तो ये 4 से 10%। और जो फर्स्ट क्लास होती हैं वो तो
20% करती हैं, आपको पता ही है सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ब्रिक मैसनरी इज जनरली कीप्ड ऑन। जो फ्रॉग होता है वो ब्रिक के टॉप फेस में होता है, टॉप फेस की जॉइंट प्रोवाइड करवाता है। और इसकी जो साइज़ होती है फ्रॉग की जनरली 10x4x1 सेंटीमीटर, और इसको 1 की जगह 2 भी ले लेते हैं कई बार, तो 10x4x2 सेंटीमीटर। ये आपको साइज़ याद रखनी है। जो लॉन्ग साइड होती है वो स्ट्रेचर कहलाती है, और शॉर्ट साइड होती है वो हेडर कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी इज। 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आएंगी? तो इसका आंसर है 500। डायरेक्ट याद रखना है आपको। और आपको कमेंट करके बताना है कि 10 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक यूज़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 58वां। ग्लेजिंग इज़ यूज टू मेक अर्थनवेयर। जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं वहाँ पे ग्लेजिंग की जाती है। ये इम्परवियस, इसका आंसर होगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम इज़। जो क्विक लाइम है ये सबसे प्योर लाइम होती है, इसका नाम दूसरा नाम प्योर लाइम। CaCO3 का जब कैल्सिनेशन करवाएंगे तो CaO प्लस CO2 रिलीज़ होगी। तो जो CaO होता है उसी को बोलते हैं क्विक लाइम या फिर प्योर लाइम। इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं SiO2 या फिर एल्युमिनियम वगैरह वो इसमें नहीं होती हैं, इसलिए इसे प्योर लाइम बोलते हैं। और तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आपको पता लग रहा है डायरेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम इज़ स्लो इन सेटिंग, बिल्कुल करेक्ट है। रैपिड इन स्लेकिंग, ये भी करेक्ट है। 10 मिनट टाइम लेती है स्लेकिंग में क्विक लाइम। और जो स्लेकिंग में वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर वो 32% होता है। गुड इन स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रेंथ लो होती है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड मतलब C ऑप्शन करेक्ट है। जो स्टेटमेंट दे रखा है पहला, ए प्योर लाइम टेक ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। अच्छा जी। और सेकंड दे रखा है इसमें प्योर लाइम हैज़ लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये भी बिल्कुल सही है और दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लाइम इज़ ऑब्टेन बाई। हाइड्रोलिक लाइम कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ कंकर्स। जो क्विक लाइम होती है वो प्योर लाइम होती है बिल्कुल, लेकिन हाइड्रोलिक लाइम जो होती है वो इम्प्योर होती है। इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं।
लगभग 5-30% इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये बर्निंग ऑफ कंकर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम इज़। तो किले जो है वो हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करवाती है हाइड्रोलिक लाइम में। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 द स्टडी और द फॉलोइंग स्टेटमेंट द हाइड्रोलिक लाइम इज सूटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। बिल्कुल गलत है, वाइट वॉशिंग में हाइड्रोलिक लाइम यूज़ नहीं करते। फैट लाइम इज सूटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। द हाइड्रोलिक लाइम इज सूटेबल फॉर मेकिंग मोटार, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फैट लाइम इज सूटेबल फॉर मेकिंग मोटार, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट हैं, जो कि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये सेकंड है, सेकंड और थर्ड, तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। जो पोर्टलैंड सीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है लाइम एंड सिलिका होते हैं जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें लाइम 60-65% पाया जाता है और सिलिका जो है 17-25% पाया जाता है। ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट हैं। और एल्यूमिना है, एल्यूमिना को देख ले अपन 3 से 8% पाया जाता है। और जो आयरन है, आयरन 0.5 से 4% पाया जाता है। आयरन के कारण कलर आता है सीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। तो इसका आंसर होगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ इसी के कारण आती हैं। तो हम और ऑप्शन देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। और सेकंड ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि अर्ली स्ट्रेंथ देता है। और लास्ट ऑप्शन है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में ज़्यादा होता है। तो ये सारे एक ही क्वेश्चन से कम 6-7 क्वेश्चन बन गए हैं, आपको रट लेने हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ली चैटलेयर डिवाइस इज़ यूज टू डिटरमाइनिंग द। ली चैटलेयर जो डिवाइस होता है उससे हम क्या निकालते हैं। तो इसमें आ जाएगा साउंडनेस ऑफ सीमेंट। जो इसका डाया होता है ली चैटलेयर, ये कई बार पूछ लेते हैं, 30 mm होता है डाया और हाइट दोनों 30 mm होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ऑप्शन देख लेते हैं। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, जो कि आपको पता ही है, विकेट ऑपरेटर से निकालते हैं सेटिंग टाइम। और थर्ड ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, तो ब्रैकेट टेस्ट से टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 द मेन constituent of cement which is responsible for initial setting of the cement। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये रेस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको बता दिया है अल्टीमेट
स्ट्रेंथ के लिए डाई कैल्शियम यूज़ करते हैं और ट्राई कैल्शियम अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। तो आपको सभी ऑप्शन को लेके चलना है, इससे कई क्वेश्चन एक साथ सही हो जाते हैं और हमें याद रहते हैं अच्छे से। तो 69वां क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को आता होगा, 30 मिनट होता है। अगर फाइनल सेटिंग टाइम पूछ लेता तो फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर या फिर 600 मिनट बोल सकते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं। और अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें फाइनल सेटिंग टाइम पूछ लिया, तो मैंने अभी आपको बताया 10 आवर होता है। और इनिशियल सेटिंग टाइम याद रखना है कि अगर सीमेंट दे रखा है, सीमेंट के बारे में पूछ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो 70.6 mm यूज़ करते हैं। और अगर एग्रीगेट के लिए पूछ रहा है तो 150 mm लेते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो सीमेंट और सैंड का जो रेशो लेते हैं, सीमेंट टेस्ट में 1:3 लेते हैं और अगर कंक्रीट का पूछ ले तो 1:6 लेते हैं। और जो टेम्परेचर लेते हैं 27 ±2 लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो वाटर कंटेंट यूज़ लेते हैं P/4+3, ये कंप्रेशन टेस्ट में लेते हैं और टेंशन में Py5+2.5। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इनमें से हर जो पॉइंट है उससे क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ अबाउट। जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो 30% होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईयरली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू। जो फाइन ग्राइंडिंग के कारण इसमें स्ट्रेंथ आती है। 1 डे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 3 डे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर होती है। जो कॉस्ट होती है रैपिड हार्डनिंग की वो 10% ज़्यादा होती है OPC से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसमें फाइन ग्राइंडिंग जो यूज़ में लेते हैं 3250 cm²/ग्राम। यहाँ पे लिखा नहीं गया, रुको, 3250 cm²/ग्राम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो स्टोरेज करते हैं हम सीमेंट का, तो आपको पता है सीमेंट रखा ख़राब ही होता है, तो इसमें डिक्रीज़ हो जाएगी स्ट्रेंथ। और कितनी डिक्रीज़ होगी? 3 मंथ में 20 से 25% डिक्रीज़ हो जाती है। तो आप कभी भी सीमेंट खरीदने जाएं तो 3 मंथ पुराने सीमेंट को कभी ना खरीदें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द
compressive strength of ordinary Portland cement after 3 days should not be less than। तो इसमें आ जाएगा 16 मेगापास्कल। जो 3 डे की आपको और भी बातें बता देते हैं। जो 3 डे की होती है 16 और 28 डेज़ की होती है 33 और 7 डेज़ की होती है 22। जो 3 डेज़ की स्ट्रेंथ होती है वो 50% ऑफ, एक मिनट सॉरी, इसमें 16 आंसर होगा। जो 3 डेज़ की स्ट्रेंथ होती है वो 50% ऑफ 28 डेज़ के बराबर होती है। और जो 7 डेज़ की स्ट्रेंथ होती है वो 67 या फिर 2/3 ऑफ 28 डेज़। और 28 डेज़ बाद तो 100% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है स्ट्रक्चर। तो ये इनसे भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज। जो पोज़ोलाना मिला देंगे अपन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो श्रिंकेज बढ़ जाएगा और जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी, परमेबिलिटी वो भी कम हो जाएगी और हीट ऑफ हाइड्रेशन वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कैसे डिपेंडेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर बी होगा CaSO4, थोड़ी मिसप्रिंट है इसलिए सॉरी, और H2O। और जो जिप्सम की एक याद रखने वाली बात है, जिप्सम की जो हार्डनेस होती है वो 2 होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो सीमेंट टेस्ट करते हैं उसमें 1:3 लेते हैं और जो कंक्रीट टेस्ट करते हैं उसमें 1:6 लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट 3, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट होती है वो 3 डेज़ में ग्रेटर देन होती है 2 न्यूटन पर mm² और 7 डेज़ में ग्रेटर देन होती है 2.5 न्यूटन पर mm²। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज़ अबाउट। तो मास कंक्रीट में स्लम्प 25 से 50 mm तक होता है मास कंक्रीट। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं 50 से 100 स्लैब और बीम में यूज में लिया जाता है। स्लैब, बीम, कॉलम। और 100 से 125 जो ट्रेंच फिलिंग के काम में आता है। तो
आपको ये तीनों याद रखने हैं। जो स्लम्प कितना होता है तो कहाँ पे यूज़ में लेते हैं कंक्रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इंक्रीज ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज। जो सैंड होती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर हम उसमें 4 से 6% वाटर मिलाएंगे उसके वेट का, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो जब भी कोई बजरी के जो ट्रॉले होते हैं उनमें लोग बाग गीला करके लाते हैं उसको, ताकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा दिखे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप मंगवा रहे हैं तो उस गीली मिट्टी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट सूटेबल फॉर मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। तो लार्ज डैम में हम कौन सा सीमेंट यूज़ में लेते हैं, या फिर बड़े स्ट्रक्चर में हम कौन सा सीमेंट यूज़ में लेते हैं, ये बताना है आपको। तो इसमें लो हीट सीमेंट हम ऐसे स्ट्रक्चर में यूज़ में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट यूज़ में आती है और लो हीट सीमेंट में हीट डेवलप नहीं होती है, जिससे क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंट्रेंड एयर इन कंक्रीट। तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट देखते हैं, रिजल्ट बेटर वर्केबिलिटी, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। और बेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है लेसर वर्केबिलिटी, ये गलत है। फोर्थ है लेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग थॉइंग, ये भी गलत है। तो इसमें 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू एक्सलरेट इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। जो एक्सेलरेटर का काम करता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड, और रिटार्डर का काम करता है अपना जिप्सम। और कैल्शियम क्लोराइड भी अगर आप 2% से कम ले रहे हो, 2% से कम ले रहे हो तो वो एक्सेलरेटर का काम करेगा, और अगर तुम 2% से ज़्यादा ले रहे हो तो वो रिटार्डर का काम करेगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, NaCl वगैरह होते हैं वो एक्सेलरेटर होते हैं, या फिर CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एज ए एक्सेलरेटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाई वेट ऑफ सीमेंट इज। तो ये मैंने अभी बता चुका हूँ कि 2% से अगर हम कम ले रहे हैं तो वो एक्सेलरेटर का काम करेगा, और 2% से अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो रिटार्डर का काम करेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पज़ ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट। तो इसका क्या पर्पज़ होता है रिटार्डर का, ये अपने टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। पहला आंसर सही है। और जो रिटार्डर का काम होता है वो डिक्रीज़ कर देता है इनिशियल सेटिंग टाइम को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेंट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। मैक्सिमम किस में लेते हैं, क्योंकि डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसमें C2S में
हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा लेते हैं लो हीट सीमेंट में। क्योंकि ये लो हीट सीमेंट है, ये डैम वगैरह में या फिर लार्ज स्ट्रक्चर में काम में आता है, जिससे कि क्रैक डेवलप ना हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो और उससे क्रैक्स डेवलप कम हो, इसलिए इसको यूज़ में लिया जाता है। और हम बात कर लें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको ये जल्दी से रैपिडली हार्ड हो जाता है। इसमें C3A को ज़्यादा लेंगे और C3S को ज़्यादा लेंगे। अगला जो ऑप्शन है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, इसमें C2S को ज़्यादा लेंगे और C3A को 5% से 5% तक लेते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज। जो कॉमनली रिटार्डर है, आप सभी को पता होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये रिटार्डर है और कैल्शियम क्लोराइड ये एक्सेलरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 बेसिक रॉ मटेरियल विच आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। जो स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें कौन सी चीज़ें से मिलके बनी होती है स्टील, ये बताना है। तो इसमें आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन से मिलके बना होता है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्योर है स्टील। तो कार्बन कंटेंट अगर ज़्यादा लेंगे तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी और टफनेस वो भी कम हो जाएगी। और हार्डनेस और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये बातें आपको याद रखनी है कि कार्बन कंटेंट अगर ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है। तो अगला देखते हैं 89। कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज़। माइल्ड स्टील के कंपेयर में कास्ट आयरन हाई कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। कास्ट आयरन की ज़्यादा वो होती है कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बिल्कुल गलत है। लो कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ ये भी गलत है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सही है बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा 1 एंड 4। जो शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो होता है 0.8 होता है मीडियम कार्बन स्टील के लिए। और शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो 0.60 से के बराबर होता है हाई कार्बन स्टील में। ये कुछ पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो इसमें कार्बन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो इसमें बताना है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ये कैसे पता करते हैं। अगर कार्बन जिसमें सबसे कम है वही प्योर होगा। जो कार्बन है उस पे डिपेंड करता है। तो सबसे कम रस्ट आयरन में होता है कार्बन कंटेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है 0.15% लगभग। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो 0.5% से कम होनी चाहिए।
और रस्ट आयरन में और इंग्रेडिएंट आपको मैं बता दूं, जो सिलिकॉन होता है 0.15 से 0.2% होता है। फॉस्फोरस होता है, जो इम्प्योरिटीज़ फॉस्फोरस होता है 0.12 टू 0.16% होता है। ये भी आपको याद रखना है। और अगला बात कर लें, सल्फ़र की बात कर लें तो ये 0.02% से 0.03% तक होता है। तो आपको ये इतना पूछता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेता है कार्बन कितना होता है। तो रस्ट आयरन होता है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील इज अबाउट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की अल्टीमेट इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। ऐसे जाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यूँ फिर यूँ। तो यहाँ पे मिलती है यील्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे मिलती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की वो 420 न्यूटन पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है ये बताना है। तो लेस देन 0.25 होता है माइल्ड स्टील में। और हम अगले और ऑप्शंस की बात कर लें, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है मैंने आपको बताया था रस्ट आयरन, उसमें 0.15% होता है। तो ये याद रखना है। और अगला ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बिटवीन 0.25 से 0.7। ये होता है मीडियम कार्बन स्टील में, मीडियम कार्बन स्टील। और बिटवीन 0.7 से 1.5 ये होता है हाई कार्बन स्टील। और ग्रेटर देन 1.5 ये हार्ड स्टील में कार्बन होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ये सबसे इम्प्योर स्टील होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following stress is used to identify the quality of structure steel? तो इसमें यील्ड स्ट्रेस आ जाएगा। और इसकी कुछ ग्रेड्स होती हैं, FE 250 आपने पढ़ा होगा, FE 400, FE 500। तो यील्ड स्ट्रेस होती है जिससे हम क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द वेव टू दैट ऑफ द फ्लैंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चर बीम एंड चैनल इज लेस देन 1 होता है TW अपॉन TF फ्लैंज, दोनों का रेशियो होता है लेस देन 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, द पेंट ऑफ वाइट लेड बेस ऑन द सूटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। तो वाइट लेड जो होता है वो वुड वर्क में काम आता है, कभी भी आप देख लेना, वुड वर्क में काम आता है। और जो आयरन वर्क में काम आता है वो रेड लेड आता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। जो जिंक वाइट होता है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
द पेंट विद वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क। बिल्कुल नहीं करते हैं। और पेंट विद वाइट बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑन आयरन। ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। रस्ट आयरन में यूज़ में नहीं लेते हैं, इसको वुड पे यूज़ में लेते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो दोनों करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन सही है। 98 द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन 1 किलोग्राम ऑफ डिस्टेम्पर। तो 1 किलोग्राम डिस्टेम्पर में 0.6 लीटर काम में आता है। 0.6 लीटर काम में आता है। इसकी जो करेक्ट रेंज होती है, ये 0.6 ऑप्शन के हिसाब से दे रहे हैं। 500 ml टू 700 ml होती है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है द व्हीकल यूज इन केस ऑफ द इमल्शन पेंट यूजुअली। तो व्हीकल इमल्शन पेंट में वार्निश यूज में लेते हैं। ये पेंट को फैला देता है सरफेस पे, इसका काम होता है व्हीकल का। अगला क्वेश्चन है नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज़ रिकमेंडेड एज थिनर फॉर द इंडोर पेंट। बिल्कुल सही है। टर्पेंटाइन ऑयल इज़ कॉस्टलियर देन द अदर थिनर्स। तो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इन ब्रिक मेसनरी बॉन्ड प्रोड्यूस बाई लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द ईच कोर्स इज नॉन एज। जो कोई भी एक कोर्स है, कोर्स इसको बोलते हैं। इसमें हेडर है और स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है। तो ये इंग्लिश बॉन्ड में होता है। और फ्लेमिश बॉन्ड में अल्टरनेट जो कोर्स होते हैं, उनमें एक में हेडर होंगे और एक में स्ट्रेचर होंगे। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन थिकनेस ऑफ द वॉल। जो स्ट्रेचर बॉन्ड है, अपन को लेंथ दिखाई देती है वॉल में उसकी। तो इसकी वॉल बनाएंगे तो 90 और ये हो गया 190। तो जो थिकनेस होगी वो 90 mm होगी। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। जो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग प्लेन। जो बेंडिंग प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर द हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स। हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स। तो इसमें ब्रिक बैट यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यून क्लोजर इज ए। जो क्यून क्लोजर होता है, क्यून क्लोजर ऐसा होता है, ये ब्रिक है, इसको बीच में लेंथवाइज काट देंगे तो ये क्यून क्लोजर बच जाता है। क्यून क्लोजर। तो इसका आंसर होगा ब्रिक हैव सेम लेंथ डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ इन द विड्थ हाफ हो गई है, मतलब बीच में से काट दिया है। तो इसी को क्वीन क्लोजर बोलते हैं। और जो किंग क्लोजर होता है, वो अगर ये ब्रिक है तो इसके मिड से इसके लेंथ के मिड तक इसको बीच में से काट दें तो ये किंग क्लोजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है तो कितनी थिकनेस होगी, तो 1.5 ब्रिक थिक। अगर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि डबल फ्लेमिश है तो कितनी होगी, इंग्लिश बॉन्ड है तो कितनी थिकनेस होगी वॉल की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंगल जो फ्लेमिश बॉन्ड है उसमें 1.5 यूज़ में लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, हाफ ब्रिक वॉल है ये स्ट्रेचर बॉन्ड में यूज़ में आती है, और 1 ब्रिक वॉल है ये डबल फ्लेमिश में यूज़ में आती है। तो ये बातें आपको याद में रखनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 170। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोर्टार एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट इज। ट्रॉवल यूज़ में लेते हैं हम, जो लिफ्ट करके स्प्रेड करते हैं मोटार को दीवार पे, तो उसमें ट्रॉवल यूज़ में लेते हैं। इस अगले ऑप्शन स्क्वायर होते हैं, उससे हम राइट एंगल सेट करते हैं। और बॉल्स्टर होते हैं, ये कटिंग ऑफ ब्रिक की कटिंग के यूज़ में लिए जाते हैं। और स्कॉच ये ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में यूज़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन। जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं कहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, 30 मीटर से अगर ज़्यादा है लेंथ तब प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हर 30 मीटर पे प्रोवाइड करवाते हैं। और जो 20 मीटर ये रूफ वगैरह में प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड इन द ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। तो इंग्लिश बॉन्ड है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये हैवी लोड ले सकता है, इसलिए इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोर्टार जॉइंट इन मैसनरी विच इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल इज़ नॉन एज। तो इसमें क्रॉस जॉइंट आ जाएगा, ये हेड जॉइंट भी कहलाता है। और जो बेड जॉइंट होता है वो ऐसे होता है, और क्रॉस जॉइंट होता है वो ऐसे होता है। थैंक यू दोस्तों।